वेलकम स्टूडेंट्स। जिम्नोस्पर्म के नेक्स्ट वीडियो में आज हम जिम्नोस्पर्म के तना पत्ती के सामान्य लक्षणों की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स, जिम्नोस्पर्म के कुछ लक्षण जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में और उनका ओरिजिन यानी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। उसके बाद हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ा। आज हम जिम्नोस्पर्म के वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी कायिक लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की वो टैप रूट होती है यानी मूसला मूल होती है, लेकिन इनमें मॉडिफिकेशन भी होता है। उदाहरण एक अगर हम बात करें साइकस की, साइकस में टैप रूट भी होती है और कोरोलाइट रूट भी होती है। टैप रूट मूसला मूल होती है, जो सामान्य जड़ होती है वो मूसला मूल होती है और नीचे की तरफ ग्रो करती है ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। लेकिन एक कोरोलाइट रूट भी होती है। साइकस में जो कोरोलाइट रूट होती है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, एंड बंच ऑन द ग्राउंड फिक्स नाइट्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रेन एल्गी। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, अर्थात बाहर की तरफ, मिट्टी से बाहर की तरफ आ जाती है, यानी कि सामान्य जड़ से विपरीत दिशा में गति करती हैं और फिक्स द नाइट्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी की उपस्थिति के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। कौन कौन सी ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है? इसमें नोस्टॉक और एनाबिना। दूसरा जो उदाहरण हम देखते हैं वो पाइनस का। पाइनस में टैप रूट होती है नॉर्मली, लेकिन अल्टीमेट ब्रांचेस विल डेवलप स्मॉल फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड विच आर एसोसिएट विथ फंजाई कॉल्ड एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा। लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो माइकोराइजा का निर्माण करती है। माइकोराइजा होते हैं फंजाई और रूट्स, फंजाई और हायर प्लांट के जो रूट्स होती हैं उनका एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या हम कह सकते हैं सहजीवन माइकोराइजा के रूप में इसमें होता है, जो पानी और फॉस्फेट, मिट्टी से पानी और फॉस्फेट ऑब्जॉर्व करने में सहायता करता है। रूट्स आर रेडियल एंड प्रोटोजाइलम इज एक्सार्च। और जो जड़ें होती हैं वो रेडियल फॉर्म में इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होता है एनाटॉमिकली हम बात करें तो। दूसरा स्टेम की बात करते हैं। स्टेम, जिम्नोस्पर्म के जो स्टेम है उनमें विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन दिखते हैं। उदाहरण के लिए वेलवेशिया के अंदर एरियल, इरेक्ट और अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो दो तरह के स्टेम होते हैं, एरियल भी होगा, सीधा भी होगा, और एक अंडरग्राउंड भी होगा। उसके बाद अनब्रांच एरियल यानी कि वायवीय है लेकिन शाखित नहीं है, अशाखित। तो साइकस में, जैमिया में और वेलवेशिया में। शाखित प्रकार का तना पाइनस और सिड्रस में। जो जिम्नोस्पर्म के स्टेम होते हैं वो सिकोया का होता है, जो कि लार्जेस्ट हाइट का है प्लांट। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा हाइट वाला प्लांट है सिकोया, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है जिसकी सबसे लंबा तना है। माइनस गिंको सिड्रस, इनमें ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट। जो ड्वार्फ शूट होती है उसके अंदर ही स्पर होते हैं, ग्रीन कलर की पत्तियाँ लगी होती हैं जिन्हें बोलते हैं स्पर। और जो लीव्स होती हैं ड्वार्फ शूट जो होते हैं उसमें ही आपके साइड में जो कोन्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं लैंगिक अंग जो होते हैं वो ड्वार्फ शूट में ही जनरली लगते हैं। फिर हम बात करते हैं लीव्स की। तो जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की वो माइक्रोफिलस और मेगाफिलस होती है। मेगाफिलस का अर्थ है बड़ी लीफ और माइक्रोफिलस का अर्थ है छोटी लीफ। तो माइक्रोफिलस जो होती हैं वो छोटी स्कैली यानी कि शल्की प्रकार की होती है, जबकि मेगाफिलस जो होती हैं वो वेल डेवलप होती हैं, बड़ी होती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। लीफ की बात करें मॉर्फोलॉजी के आधार पे तो लीफ सिंपल हो सकती है, कंपाउंड यानी संयुक्त हो सकती है, साइज़ अलग अलग हो सकती है। माइक्रोफिलस लीफ जैसे एबीज, पीसिया, सिड्रस में पाई जाती है। लीफ जो है वो सिंपल हो सकती है जैसे एगेथिस में। बाइलोब यानी द्विपालित हो सकती है गिंको में। नीडल शेप सूचकाकार हो सकती है जैसे पाइनस में, और स्केली लीफ भी हो सकती है एफेड्रा के अंदर। कंपाउंड पिन्नेटरी लीफ और बड़ी बड़ी पत्तियां जो है वो पाई जाती है बहुत बड़ी बड़ी साइकेड्स में, साइकस में। बड़ी, इससे भी बड़ी 10 फीट की लीफ, साइकस से भी बड़ी लीफ, 10 फीट से बड़ी लीफ जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर तक की लीफ वेलवेशिया में पाई जाती है। इनका जो वेनेशन होता है वो वेरिएबल होता है, विभिन्न प्रकार का होता है।
नीटम में जैसे रेटिकुलेट हो सकता है, वेल्वेशिया में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, गिंको में डाइकोटोमसली ब्रांच यानी द्विशाखित वेनेशन पाया जाता है। जो साइकस की लीफ है वो परसिस्ट करती है 3 से 10 ईयर, यानी एक बार साइकस की लीफ तने पर लग जाए तो 3 से 10 साल के लिए रहती हैं, गिरती नहीं आसानी से। और जब गिरती है तो तने पे स्कार यानी कि एक चिन्ह छोड़ देती है, जो लीफ का चिन्ह होता है जिसे लीफ स्कार बोलते हैं वो छोड़ती है। साइकस के अंदर ट्राइडोफाइट का एक करैक्टर पाया जाता है सर्सिनेट वेनेशन। सर्सिनेट मतलब जो पत्तियाँ होती है वो रोलिंग होती है, धीरे धीरे जब छोटी होती है तो गोल होती हैं और धीरे धीरे खुलती हैं। मिड सिंगल होती हैं जैसे साइकस में, लेकिन लेटरल वेन्स पाई जा सकती हैं। उसके बाद में सेंटीजेरिया है, उसके अंदर लेटरल वेन भी होती हैं जो कि ब्रांचिंग होती हैं, जिनके लेटरल वेन में भी ब्रांचिंग होती हैं। नॉर्मली लीफ जो हैं उनमें रेजिन डक्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन पाइनस, सिड्रस और एबीज ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनकी पत्तियों में रेजिन डक्ट पाया जाता है। नीटेल्स लेक रेजिन पैसेज, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ में बी अपोजिट एंड डिकसेट। जो नीटेल्स हैं उनके अंदर रेजिन पासेज नहीं होते हैं। लीफ जनरली जैसे नीटम, वेल्वेशिया, इफड्रा में अपोजिट और डिकसेट हो सकती हैं। वर्ल्ड यानी चक्रिक हो सकती है सिड्रस में। स्पायरली अरेंज यानी टेक्सस और पोडोकार्पस में स्पायरली अरेंज हो सकती है। तो अरेंजमेंट अपोजिट डिकसेट हो सकता है, वर्ल्ड हो सकता है, स्पायरल हो सकता है। जो साइकोनिफर्स और साइकेडेल्स हैं, साइकेड्स, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं लीफ के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू एक तरह से जल और भोजन का आवागमन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो इन्हीं के द्वारा होता है। लीफ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो गिंको के अंदर थोड़े से धसे हुए, हल्के से धसे हुए हो सकते हैं। साइकस और पाइनस में डीपली सनकन, बहुत अधिक धसे हुए होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। साइकस के अंदर लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा होते हैं। और गार्ड सेल जो होती हैं उसके अंदर चारों तरफ सब्सिडरी सेल या सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके नंबर जो हैं वो अलग अलग होते हैं। वेस्कुलर बंडल एंटर द पेट्योल, इट इज़ ऑन अपॉन वेस्कुलर, ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। पिट्योल के अंदर चले जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स, और वेस्कुलर बंडल जहाँ से जाते हैं पिट्योल में, वहाँ से ओमेगा शेप में होते हैं। देर आर ग्रेट वेरिएशन इन वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। द वेस्कुलर बंडल ऑफ साइकस शोज डिप्लोजेलिक कंडीशन। डिप्लोजेलिक कंडीशन का मतलब होता है कि लीफ और पिट्योल के जो साइकस में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डिप्लोजेलिक होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ जाइलम होते हैं। डिप्लोजाइलिक का अर्थ है 2 टाइप के जाइलम का पाया जाना, सेंट्रीपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम 2 प्रकार के जाइलम होने की वजह से इन्हें डिप्लोजाइलिक कंडीशन भी कहते हैं। ये साइकस की लीफ और साइकस के पेट्योल में पाए जाते हैं, और साइकस के अंदर तो ओमेगा शेप में अरेंज होते हैं वेस्कुलर बंडल। गिंको में ओनली 2 वेस्कुलर बंडल ही पेट्योल के अंदर जाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। उसी प्रकार नीटम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो आर्क शेप में अरेंज रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं वुड की। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, उसमें 2 प्रकार की वुड्स यानी लकड़ियाँ पाई जाती है, मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक या मेनोजाइलिक जो है वो साइकस में पाई जाती है, पिक्नोजाइलिक पाइनस में पाई जाती है। तो हम पी से याद कर सकते हैं, पिक्नोजाइलिक वुड फाउंड इन पाइनस एंड मोनोजाइलिक वुड फाउंड इन साइकेडोफाइटा और साइकस। ठीक है, ये साइकस का एक करेक्टरिस्टिक लक्षण है वुड का, और ये पोरस सॉफ्ट वुड होती है। मेनोजाइलिक वुड कैसी होती है? पोरस सॉफ्ट वुड होती है, और इसके अंदर पेरेनकाइमा यानी मर्दूतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट हैज़ वाइड मेडुलरी वेन्स ऑफ नो यूज़ कमर्शियली, और इसके अंदर जो मेडुलरी वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड यानी चौड़ी चौड़ी होती हैं, पोरस होती हैं यानी छिद्र अधिक होते हैं, सॉफ्ट वुड होती हैं, और इसीलिए कमर्शियल रूप से ये यूज़ नहीं आती है, औद्योगिक रूप में ये काम की नहीं होती है। जो पिक्नोजाइलिक वुड है वो कॉनिफेरोफाइटा यानी कि कॉनिफर्स यानी कि हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं पाइनस के अंदर पाई जाती हैं। इनमें नैरो और कॉम्पैक्ट प्रकार की मेडुलरी रेज होती हैं, जिसका अच्छा कमर्शियल वैल्यू है।
अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ड के अनुसार 1919 में जिम्नोस्पर्म वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वुड। जिम्नोस्पर्म को वुड के आधार पे विभाजित किया जाता है। मोनोजाइलिक वुड वाले मोनोजाइलिक जिम्नोस्पर्म और पिक्नोजाइलिक जिम्नोस्पर्म। एनाटॉमिकली द वुड और जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिवॉइड ऑफ वेसल्स। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं। तो जाइलम में वेसल्स और वाहिका और वाहिनिकाएँ होती हैं, इसमें ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं, यानी जिम्नोस्पर्म के जो जाइलम है वो ओनली ट्रैकिड्स के बने होते हैं, वेसल्स अनुपस्थित होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप एफेड्रा और नीटम के जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। उसी तरह से जो फ्लोएम होता है उसके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, ओनली सीव सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमने एफेड्रा के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में दोनों ही वीडियो में चर्चा की। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इन्हें जिम्नोस्पर्म क्यों कहा जाता है, इनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं, इनकी जड़ तना पत्ती के बारे में, इनके वुड के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।